तो दोस्तों आज पढ़ते हैं निबिड़ संकुलित संरचना। देखो, अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके मध्य खाली जगह न्यूनतम आए, कम से कम आए। मतलब जैसे मैंने आपको अवयवी कण दे दिए, मान लो 10 अवयवी कण दे दिए, आप उन अवयवी कणों को इस प्रकार रखिए कि उनके मध्य खाली जगह कम से कम आए। मतलब अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हुए आपको रखने हैं, तो जो संरचना बनेगी वो संरचना कहलाएगी निबिड़ संकुलित संरचना। आपके पास अवयवी कण है, ये एक दूसरे से स्पर्श करते हुए आपने वो रख दिए, तो खाली जगह तो आएगी न्यूनतम जब स्पर्श करते हुए रख रहे हो। तो जो संरचना बनेगी वो संरचना कहलाएगी निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना में अवयवी कणों को अपन ठोस गोला मान सकते हैं, ठोस गोला मानते हैं। तो अवयवी कणों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके मध्य खाली स्थान न्यूनतम आए, तो निर्मित संरचना कहलाती है निबिड़ संकुलित संरचना। यहां तक क्लियर? अब बात को आगे समझते हैं कि जो निबिड़ संकुलित संरचना है ये 3 प्रकार की होती है: एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? निबिड़ संकुलित संरचनाएं 3 प्रकार की होती हैं: एक विमीय, द्विविमीय व त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। सबसे पहले बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की। आपको ये मैंने अवयवी कण दिए, मान लो आपको बनानी है एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। मैंने कहा निबिड़ संकुलित संरचना 3 प्रकार की हैं। कैसी निबिड़ संकुलित संरचना बना रहे हो आप? एक विमीय। तो आपको करना क्या है, आपको अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, आपके पास अवयवी कण है, उन्हें एक दूसरे से स्पर्श करते हुए सीधी पंक्ति में रख दीजिए। रख दिया, ये बन गई एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ये एक विमीय क्यों है, समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि इसमें केवल इसको लंबाई मान ले तो चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है। तो एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कैसे बनेगी? अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होती है एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? अच्छा, बात को आगे करते हैं। इस एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी है? बात आई कि उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कितनी, क्या होती है? उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या होती है एक गोला या एक अवयवी कण अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है, उन स्पर्श किए जाने वाले गोलों की संख्या उस निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। दोबारा समझो, एक गोला अपने निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श करता है, उन स्पर्श किए जाने वाले गोलों की संख्या उस निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इस निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? 2। कोई पूछ ले एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है या समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि ये गोला, एक गोला 2 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इस एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को मैं आगे अब एक विमीय पंक्ति कहूंगा, क्योंकि एक पंक्ति तो है, ये एक विमीय पंक्ति तो है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। मैंने कहा था ये 3 प्रकार की है निबिड़ संकुलित संरचना: एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। अब बात करते हैं हम नंबर 2, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कैसे बनाएंगे? एक समतल सतह लेंगे, बिल्कुल प्लेन सतह। जैसे ये समतल सतह मेरा हाथ मान लो, इस पर एक विमीय पंक्तियों को, मतलब एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए आगे पीछे रखेंगे। समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए आगे पीछे रखेंगे, तो बनेंगी द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। 2 विमा हो जाएंगी ना, लंबाई भी हो जाएगी और चौड़ाई भी हो जाएगी। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाएंगे, हेल्प लेंगे एक विमीय पंक्तियों की। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं 2 प्रकार की होती हैं। कैसे बनती हैं? देखो इधर, जैसे मान लो
ये एक विमीय पंक्ति है, इनको एक विमीय पंक्ति बना रहा हूं मैं, ये एक विमीय पंक्ति है, सही है। एक विमीय पंक्तियों को कई सारी लेनी है ऐसी एक विमीय पंक्तियां, समतल सतह पर एक दूसरे के ठीक आगे पीछे रख दिया, दो पंक्ति रख दी मैंने, फिर तीसरी पंक्ति रख दी। इस तरह से आप एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे, मतलब गोले एक आमने सामने होने चाहिए, समतल सतह पर एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे रख दिया, तो ये एक द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना बन चुकी है। क्लियर? एक तरह की द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना और बन सकती थी। इधर देखो, ये आपके पास वही एक विमीय पंक्ति है। क्लियर? दूसरी एक विमीय पंक्ति को इसकी गर्तों में व्यवस्थित करो। पहली पंक्ति के गर्त है ना, गर्त, इसमें इस तरह से रखो, पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक आगे पीछे ना रख करके पंक्तियों को एक दूसरे के कहां व्यवस्थित करना है, गर्तों में। तो इस तरह की बन जाएगी। तो दोनों ही द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना है। ढंग से देख लो, इस पहली द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना में एक विमीय पंक्तियां एक दूसरे के ठीक आगे पीछे समतल सतह पर रखी हुई हैं, और इस द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना में पंक्तियां एक दूसरे के गर्तों में रखी हुई हैं। दोनों में ही दो विमा है, लंबाई और चौड़ाई। ये दोनों ही द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना है। तो द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना दो प्रकार की है, आप देख सकते हो। सही है? बात को आगे क्लियर करते हैं। बात आई साहब, अगर इस द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना में पहली पंक्ति को हम ए माने, तो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के सदृश होने के कारण ए ही होगी। मतलब इनके गोले आमने सामने हैं, पहली पंक्ति के, दूसरी के, तीसरी के। तो जब पहली पंक्ति को ए मानोगे तो अन्य पंक्तियां पहली पंक्ति के समान ही होने के कारण ए ही प्रकार की होंगी। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, इस निबिड़ संकुल संरचना में, ये भी द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना है, इसमें पंक्तियों की कैसी व्यवस्था है, ए ए ए डॉट डॉट डॉट, पंक्ति और भी होंगी ना। इसमें अगर आप पहली पंक्ति को ए माने तो दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्तियों के सीध में नहीं है, तो इसको हम बी, तो फिर पुनः कौन सी आ जाएगी, ए। तो इस द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना में पंक्तियों की कौन सी व्यवस्था है, ए बी डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अच्छा, बात को आगे करते हैं। उपसहसंयोजन संख्या। आपके सामने दो प्रकार की द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचनाएं बनी हुई हैं। उपसहसंयोजन संख्या देखते हैं। इसकी आपको दिख रही होगी, उपसहसंयोजन संख्या 4 है। मतलब एक गोला अपने निकटवर्ती 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, जबकि इस द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना की उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, 6। एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। इसको बोलेंगे हम, इसका नाम है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना। कारण समझ गए होंगे। एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों को स्पर्श कर रहा है उनके केंद्रों को मिलाने पर बनेगा वर्ग। तो ये है वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना। तो इसका नाम आप समझ ही गए होंगे, इसका नाम है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना। तो हम कह सकते हैं कि द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना दो प्रकार की है, एक वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना और एक है षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना। कोई पूछे वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना की उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, 4, और षटकोणीय द्विविमीय वाले की कितनी है, 6। क्लियर? इसमें पंक्तियों की व्यवस्था कौन सी है, ए ए ए ए डॉट डॉट डॉट, और षटकोणीय वाले में ए बी ए बी। तो ये हमने पढ़ी द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3, त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना। क्लियर? अब मैं ये जो आपके सामने द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचनाएं बोल रहा हूं, ये जो बनी हुई है, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय, इन्हें बोलूंगा मैं द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना की जगह द्विविमीय परत, क्योंकि एक परत है गोलों की, परत, लेयर। क्लियर? त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बनानी है तो सबसे पहले हम इससे इन ऐसी परतों से बनाते हैं। ये परत दिख रही है आपको, ये परत कौन सी है, वर्गाकार द्विविमीय परत।
दिख रही हैं? तो ये वर्गाकार द्विविमीय परत आपको जो दिख रही हैं, ऐसी परतों को आप एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर दें। लो अब साफ दिख रही है। ये वर्गाकार द्विविमीय परत है। ऐसी परतों को आप कई सारी ऐसी परत लेकर के समतल सतह पर इनको एक के ऊपर एक रखते चले जाओ। ऐसी परत के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह से। तो आपको एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बनेगी। हम त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किससे बना रहे हैं? वर्गाकार द्विविमीय परतों से, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचनाओं से। कैसे बनाओगे? वर्गाकार द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखते चले जाओ, आपको एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बन जाएगी। मैं दर्शाने के लिए केवल एक परत आपके सामने रख रहा हूं। ये रख दी मैंने, समझ जाना। कई सारी परत रखी हुई है, आप तो ये मान के चलो। तो इस तरह से कई सारी परत एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो ये बन जाएगी एक त्रिविमीय, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो ये आपके सामने एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बन चुकी है, जो वर्गाकार द्विविमीय परतों की सहायता से बनाई गई है। क्लियर? इस त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना में यदि पहली परत को, नीचे नीचे की परत को आप ये मानते हैं, तो ऊपर वाली परत भी ए ही होगी, क्योंकि दोनों के गोले आमने सामने हैं। तो इस त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना में परतों की व्यवस्था है, पंक्तियों की नहीं, परतों की व्यवस्था है। नीचे ए, फिर ऊपर ए, फिर ए डॉट 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 व्यवस्था है। क्लियर? इस त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना की, जो वर्गाकार द्विविमीय परतों से बनाई गई है, इस त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? इस त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना की उपसह संयोजन संख्या है 6। मतलब एक गोला अपने निकटवर्ती 6 गोलों को इनमें स्पर्श कर रहा है। भाई देखो, एक गोला अपने बगल में 4 को तो स्पर्श कर ही रहा है, और एक गोले ऊपर वाले को और एक नीचे वाले को, तो टोटल 6 गोलों को स्पर्श करेगा। तो इस त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना की उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई? 6। तो ये त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बनाएंगे। ये तो हमने वर्गाकार द्विविमीय परतों से बनाई, अब बनाएंगे हम षटकोणीय द्विविमीय परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना का निर्माण करेंगे। मतलब अब हमारे पास परत जो होंगी वो ऐसी होंगी, षटकोणीय द्विविमीय परत। करना क्या है देखते हैं। इसको कठिन पड़ेंगी, एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना है, क्योंकि इसमें आपको त्रिविम इमेज करना पड़ता है। तो हमको लिया हमने षटकोणीय त्रिविमीय परत, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल संरचना, ये ले लेते हैं। ये भाई षटकोणीय द्विविमीय बना रहा हूं मैं, देखो यही वाली बना रहा हूं जो सामने बनी हुई है। ठीक है, इसकी गर्तों में गोले रखते हैं। यही परत है, पहली परत ए, दूसरी बी, तीसरी ए, ये आपके सामने बनी हुई है एक षटकोणीय द्विविमीय परत। अब इसके ऊपर दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रखनी है। तो दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत जब आप रखोगे, तो पहली परत के गर्तों, त्रिविमीय बना रहे हो, षटकोणीय द्विविमीय परतों से बना रहे हो, तो एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत आपको रखनी है। रखें? ये लो मैं हल्का रखता हूं, दिखने में समस्या जरूर आएगी पर समझाने में आसानी रहेगी। देखो समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं तो बड़ी दिक्कत है क्लास में, फिर भी समझने में आसानी रहती है।
देखो आपको दिख रहा हो तो दो परत रखी हुई है, दिख रही है। एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्तों में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत मैंने रख दी। क्लियर यहां तक? अब एक बात बताओ, दो तरह की यहां पर रिक्तियां बन चुकी हैं। अपन ने अब तक क्या किया है, एक षटकोणीय द्विविमीय परत की गर्त में दूसरी षटकोणीय द्विविमीय परत रख दी। तो यहां पर आपके पास दो प्रकार की रिक्तियां बनेंगी। क्लियर? कितने प्रकार की रिक्तियां बनेंगी? दो प्रकार की। कुछ रिक्तियां ऐसी होंगी जो चार गोलों से घिरी होंगी। दिखाता हूं, ये रिक्ति देखो, दिख रही है जहां पर मेरी उंगली रखी हुई है, ये चार गोलों से घिरी हुई है, तीन गोले नीचे हैं, दिख रहे होंगे, और एक गोला ऊपर से कवर कर रहा है। तो ये रिक्ति कैसी रिक्ति है? चतुष्फलकीय रिक्ति, जो कितने गोलों से घिरी हुई है? चार गोलों से। तीन गोले नीचे और एक गोला उसको ऊपर से कवर कर रहा है। तो ये बनी चतुष्फलकीय रिक्ति जो चार गोलों से घिरी हुई है। और एक रिक्ति और बनेगी यहां पर अष्टफलकीय रिक्ति, जो छह गोलों से घिरी होगी। ऐसी रिक्ति दिखाता हूं, ये देख लो, इसको क्लियर दिख रही होगी, ढंग से देखना। देखो तीन गोले नीचे है, एक दो और तीन, और तीन गोले ऊपर रखे हुए हैं। तो इनके बीच में रिक्ति खाली जगह बन रही है। ये रिक्ति या खाली जगह कहलाएगी कौन सी? अष्टफलकीय रिक्ति। तो जब हमने षटकोणीय द्विविमीय परतों को, दो षटकोणीय द्विविमीय परत ली, एक दूसरे के गर्तों में उनको व्यवस्थित किया, तो हमारे पास दो तरह की रिक्तियां बनी। कुछ रिक्तियां ऐसी बनी जो चार गोलों से घिरी हुई हैं, जिन्हें बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। और कुछ रिक्तियां ऐसी बनी जो छह गोलों से घिरी हुई हैं, जिन्हें बोलेंगे हम अष्टफलकीय रिक्तियां। यहां तक क्लियर? अच्छा, चतुष्फलकीय रिक्तियां भी दो तरह की हैं। कुछ रिक्ति ऐसी हैं जिनका मुंह अंदर की ओर है, और कुछ ऐसी हैं जिनका मुंह बाहर की ओर है। देखते हैं ढंग से। ये चतुष्फलकीय रिक्ति ऐसी है जिसका मुंह नीचे है, क्योंकि ये ऊपर से बंद है। तो ऊपर से बंद है तो इसका मुंह किधर है? नीचे की ओर। और ये भी है चतुष्फलकीय रिक्ति, अगर आप ढंग से देख रहे हो तो एक गोला नीचे है, तीन गोले ऊपर से कवर कर रहे हैं। तो ये भी चार गोलों से घिरी हुई है, चतुष्फलकीय रिक्ति है। इसका मुख किधर की ओर है? ऊपर की ओर। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां दो तरह की बनी हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां चार गोलों से घिरी होती हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां दो प्रकार की बनी। कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख नीचे की ओर है, और कुछ चतुष्फलकीय रिक्तियों का मुख किधर की ओर है? ऊपर की ओर है। यहां तक क्लियर? अब बात को आगे बढ़ाते हैं। दो परत व्यवस्थित कर चुके हैं, अब हम व्यवस्थित करेंगे तीसरी परत। तीसरी परत रखने में जा रहा हूं। भाई त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बना रहे हैं, कई सारी परत रखी जाएंगी। अब हम तीसरी परत रखते हैं। चलो, तीसरी परत को हम दो तरह से रख सकते हैं। तीसरी परत को या तो हम व्यवस्थित करें चतुष्फलकीय रिक्तियों में, या व्यवस्थित करें अष्टफलकीय रिक्तियों में। भाई तीसरी परत आपको रखनी है, जब भी तो बनेगी त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना। तो तीसरी परत को दो तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। या तो तीसरी परत को आप रखो चतुष्फलकीय रिक्तियों में, या तीसरी परत को आप व्यवस्थित करो अष्टफलकीय रिक्तियों में। चलो पहले रखते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्तियों में। ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, मैं एक टी बना देता हूं जिससे दिखे। ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, और इसमें हम तीसरी परत को रखेंगे। ध्यान से देखना, डायग्राम आगे नहीं बना सकता। जब तीसरी परत को आप यहां पर रखोगे तो मेरा हाथ ढंग से देखो, पहली परत के गोलों पर घूम रहा है। तो अब इसका मतलब समझो, ये पहली परत जो नीचे नीचे की है ए, और ये दूसरी परत बी। जब आप तीसरी परत को रखते हो चतुष्फलकीय रिक्तियों में, तो तीसरी परत पहले जैसी ही आती है, क्योंकि तीसरी परत और पहली परत के गोले आमने सामने हैं। तीसरी परत आपको वापस क्या आएगी? ए। तो इस तरह से आप परतों को रखते चले जाओ आगे चतुष्फलकीय रिक्तियों में, तो परतों की आपको व्यवस्था मिलेगी ए बी डॉट 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 डॉट, और आपके सामने एक त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बन जाएगी। क्या किया मैंने? क्लियर करो। पहली परत षटकोणीय है, उसके गर्तों में दूसरी षटकोणीय परत रख दी। दो तरह की रिक्तियां बनी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। तीसरी परत को मैंने चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखा है, और आगे ऐसे परतों को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखता चला गया।
तो मुझे परतों की व्यवस्था मिली ए बी ए बी ए बी डॉट डॉट डॉट। सही है। तो एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बन चुकी है। इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या कितनी है? इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना की उपसह संयोजन संख्या है 12। अब बात आई कि 12 कैसे है। सोचो 12 कैसे है। देखो मैं बताता हूं। एक गोला ले लेता हूं, मान लो बीच की परत का, जिसको बीच की परत मान लेते हैं। तो ये गोला बगल में 6 गोलों को स्पर्श तो कर ही रहा है। तो 3 गोले इसके नीचे भी दिख रहे होंगे आपको, परत ए के। तो ऊपर जो परत आएगी वो नीचे जैसी तो होगी, ए बी तो ऐसा चल रही है। तो ये एक गोला बगल में 6, 3 नीचे के गोलों को स्पर्श कर रहा है, 3 ऊपर के, तो टोटल 12 के स्पर्श करेगा ना। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी आएगी? 12 आएगी। क्लियर? यहां तक क्लियर? अच्छा, अब बात को आगे सुनो। जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, इनको हम क्रिस्टल जालक मान सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जालक में हमने कहा था एक तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था। ये क्रिस्टल जालक की परिभाषा बताई थी। तीनों विमाओं में अवयवी कणों की निश्चित व नियमित व्यवस्था। यहाँ 3 विमाएं हैं या नहीं है? है। लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई है। और अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है या नहीं है? है। तो ये एक तरह से क्रिस्टल जालक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये आपके पास क्रिस्टल जालक है। ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं जो होती हैं वो कौन होती हैं? क्रिस्टल जालक होती हैं, क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना जब क्रिस्टल जालक हैं तो इनमें एकक कोशिका भी होगी। तुम्हें पता ही है एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का एक छोटा सा भाग होती है। जब ये क्रिस्टल जालक है तो इसमें एकक कोशिका भी होगी। अब मुझे देखता हूं कि इसमें एकक कोशिका कौन सी होगी। इसमें बेटा एकक कोशिका होगी, इसमें षटकोणीय एकक कोशिका। ध्यान करो, पैरामीटर्स में संबंध के आधार पर 7 तरह की एकक कोशिकाएं पढ़ी थी आपने। षटकोणीय एकक कोशिका बताई थी मैंने लास्ट में। तो ये जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, ये जो क्रिस्टल जालक है, इसमें एकक कोशिका है षटकोणीय एकक कोशिका। लड़का कहता है कि कुछ दिखाओ तो सही, कहां है? मैं इनके ढंग से सोचो। ये आपको ऊपर के ये 2 परत दिख रही है ना इस समय। तो ये नीचे की परत के 6 गोले दिख रहे हैं। नीचे की परत के 1 2 3 4 5 6। तो तीसरी परत भी तो यही होगी। तो दोनों के 6 गोले आमने सामने नहीं आ जाएंगे क्या? इधर देखो, ये नीचे की परत के 6 गोले बना रहा हूं मैं। 1 2 3, ये 6 गोले नीचे की परत के, ये वाले 6 गोले। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 7 है, बीच में भी है। तो ये तो परत हो गई नीचे की ए। बीच में परत आएगी बी। बी के 3 गोले बीच में आए हुए हैं। देखो ये बीच बी बनी हुई है, दिख रही है। तो इसके 3 गोले ये आ गई, 1 2 और ये 3। और फिर तीसरी परत बिल्कुल इसी तरह की दोबारा आ जाएगी, क्योंकि तीसरी परत वापस कौन सी आनी है? ए ही तो आनी है। सही है। इनके इन गोलों को मिला देता हूं, इनके भी इन गोलों को मिला देता हूं, केंद्र को, और इनको आपस में टच कर देता हूं। तो एक षटकोणीय एकक कोशिका बन जाएगी क्या? 6 कोने ऊपर, 6 कोने नीचे। अरे यार, नीचे के 6 गोले पहली परत के और तीसरे के आमने सामने नहीं है क्या? जब उनके केंद्रों को मिलाओगे तो इसमें षटकोणीय एकक कोशिका बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इस जो त्रिविमीय निबिड़ संकुल संरचना बनी, इसमें एकक कोशिकाएं कौन सी हैं? इसमें एकक कोशिका है षटकोणीय एकक कोशिका। क्लियर?
तो इस निबिड़ संकुलित संरचना का नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। पर ये त्रिविमीय वाली है। एक षटकोणीय आपने पहले ही पढ़ी थी, वो द्विविमीय वाली थी। यह है त्रिविमीय वाली, इसका नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय, और क्लोज पैक्ड मतलब निबिड़ संकुलित संरचना। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ये क्लियर? एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहली षटकोणीय परत, उसके गर्तों में दूसरी षटकोणीय परत, तीसरी परत को आपने रखा चतुष्फलकीय रिक्तियों में। ऐसे परतों को रखते चले गए, परतों की व्यवस्था मिली AB AB AB, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनी, जिसकी उपसहसंयोजन संख्या 12 है। इसमें षटकोणीय एकक कोष्टिकाएं उपस्थित हैं। इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब के मैं चेंज कर रहा हूं, अब दोबारा से आ जाओ। ये मान के चलो दो परत रखी हुई हैं, पहली परत A, दूसरी परत B, तीसरी परत को अष्टफलकीय रिक्तियों में भी आप रख सकते थे। तो चलो भाई, तीसरी परत को आप रख रहे हो अष्टफलकीय रिक्तियों में। ये अष्टफलकीय रिक्ति है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है। जब आप तीसरी परत को अष्टफलकीय रिक्तियों में रखते हो तो तीसरी परत बिल्कुल अलग मिलती है। देख लो भाई, ये पहली परत का गोला, ये दूसरी का और ये तीसरी का, तीनों परत अलग अलग। मतलब पहली परत को A माने, दूसरी B, तो तीसरी C आएगी। वहां पर पहले क्या था, जब आपने तीसरी परत को चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखा था तो तीसरी परत A आई थी पहली जैसी। अब के तीसरी परत बिल्कुल डिफरेंट मिल रही है। यहाँ इस तरह से परतों को आप जब व्यवस्थित करते जाओगे तो यहाँ परतों की व्यवस्था आएगी ABC ABC डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आपको एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना मिल जाएगी, जिसमें परतों की व्यवस्था ABC ABC डॉट 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 होगी। इसकी उपसहसंयोजन संख्या भी 12 होगी। ये याद कर लो यार, इसमें दिखना में बड़ी दिक्कत है, पर देखने की कोशिश करो तो कर सकते हो। उपसहसंयोजन संख्या यहाँ भी कितनी आएगी? 12 आएगी। देखो, ये तीसरी परत का गोला है ना, ये बगल में 6 को स्पर्श करेगा ना। मैंने एक गोले तो बनाया है, 3 इसके नीचे और 3 ऐसे कैसे इसके ऊपर भी तो आएंगे, तो टोटल 12 गोलों को स्पर्श होगा। इसमें भी उपसहसंयोजन संख्या इसमें भी कितनी आएगी? 12। और इसमें जो एकक कोष्टिका आएगी वो आएगी इसमें एकक कोष्टिका। और ये भी तो एक त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है, ये भी तो एक क्रिस्टल जालक है। इसकी एकक कोष्टिका आएगी फलक केंद्रित घनीय। ये याद ही रखो भाई, दिखना संभव नहीं है, क्लास होती तो शायद दिखा देता आपको। ये इसमें एकक कोष्टिका होगी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका इसमें है। तो इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का नाम रख रखा है फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, फलक फेस केंद्रित सेंटर्ड घनीय क्यूबिक। तो इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना को बोलते हैं शॉर्ट में FCC, एक नाम और है इसका CCP। CCP का मतलब घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। सिंपल, दोबारा सुनो। इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का नाम है फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना या घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, क्यूबिक क्लोज पैक्ड, FCC या CCP। कैसे बनी? दो परत रखी हुई है, पहली और दूसरी, तीसरी परत अष्टफलकीय रिक्तियों में रखी। आगे अष्टफलकीय रिक्तियों में परतों को व्यवस्थित करते चले गए। परतों की व्यवस्था आई ABC ABC, उपसहसंयोजन संख्या 12। इसमें एकक कोष्टिका फलक केंद्रित घनीय, इसका नाम फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना या CCP घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। शॉर्ट नाम याद रखो, नहीं तो बड़े नाम है ये फलक केंद्रित घनीय, इसको बोलेंगे FCC या CCP। तो अपन ने त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं पढ़ी दो प्रकार की, एक HCP पढ़ी अभी और एक पढ़ी अभी FCC पढ़ी या CCP पढ़ी। ठीक है, HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना और FCC
फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुलित संरचना। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक हुआ यहाँ पर कौन, त्रिविम, ये पढ़ा अपन ने निबिड़ संकुलित संरचना। अब बात आगे बढ़ाते हैं। मेरी बात को सुनना आगे। जो HCP और FCC या CCP एक ही बात है। ये आपने जो अभी त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं पढ़ी, इनमें एक खास बात होती है, इनमें जितने अवयवी कण होते हैं, मान लो इनमें अवयवी कण जो है वो N है। मान ले कोई भी FCC या HCP निबिड़ संकुलित संरचना है, याद रखना ये बहुत काम की बात है। FCC या HCP निबिड़ संकुलित संरचना है, उसमें अवयवी कण कितने हैं? N, है ना। तो इनमें दो तरह की रिक्तियां होंगी, अभी दिखाया था मैंने आपको, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी वो चतुष्फलकीय रिक्तियां डबल होंगी अवयवी कणों की, और जो अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी वो अष्टफलकीय रिक्तियां अवयवी कणों की संख्या के बराबर होंगी। तो ये बात आप ढंग से लर्न कर लीजिए कि जो FCC या CCP, FCC या HCP निबिड़ संकुलित संरचना है, इनमें अवयवी कणों की संख्या की दुगुनी तो होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां, और अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है कौन सी रिक्तियां? अष्टफलकीय रिक्तियां। मैं एक क्वेश्चन दूं, मैंने क्वेश्चन दिया कि 1 मोल अवयवी कण FCC संरचना बना रहे हैं, 1 मोल अवयवी कण FCC संरचना बना रहे हैं, तो चतुष्फलकीय रिक्तियां व अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हैं उसमें? 1 मोल अवयवी कण कौन सी संरचना बना रहे हैं? FCC। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी हैं? लड़का ने कहा चतुष्फलकीय रिक्तियां डबल होंगी। मैन की मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियां भाई 1 मोल अवयवी कण है, मतलब 1 मोल कण का मतलब कितने कण हो गए? Na कण। Na का मतलब समझ गए होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.02 × 10⁻23 कण। गलत तो नहीं लिखा? अरे 1 मोल का मतलब 1 मोल कण कितने मोल, कितने कण? Na कण। Na मतलब 6.02 × 10⁻23 कण। तो जब अवयवी कण 1 मोल है, इसका मतलब अवयवी कण कितने हैं? Na, इतने कण हैं। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां दुगुनी नहीं हो जाएंगी क्या? चतुष्फलकीय रिक्तियां 2Na हो जाएंगी ना। ये तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएंगी। 2Na का मतलब 2 × 6.02 × 10⁻23, और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? Na बराबर होंगी ना अवयवी कणों की संख्या। ये करेंगे, क्लियर है? सिंपल सा। और कुल रिक्तियां कितनी हो गई? लड़के ने कहा कुल रिक्तियां हो गई 2 Na और Na 3 Na। भाई 2 Na तो हो गई चतुष्फलकीय रिक्तियां और Na हो गई अष्टफलकीय रिक्तियां, तो कुल रिक्तियां 3 Na तो हो गई। क्लियर है ना क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ता हूं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अब जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं आपसे, तो थोड़ा ढंग से देखना। क्लियर? एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखो इधर। मैंने कहा कि एक प्रकार के कण, एक प्रकार के कण FCC संरचना बना रहे हैं। एक प्रकार के कण FCC संरचना बना रहे हैं। B प्रकार के कण
चतुष्फलकीय रिक्तियों में विद्यमान है। बी प्रकार के कण कहाँ है? चतुष्फलकीय रिक्तियों में विद्यमान है। तो उस यौगिक का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? ए प्रकार के कण एफसीसी संरचना बना रहे हैं, बी प्रकार के कण चतुष्फलकीय रिक्तियों में विद्यमान है, तो उस यौगिक का फॉर्मूला सूत्र क्या होगा? करते हो, करो। खुद करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर ले करो और फिर करो। अब मैं करता हूं, आपने कर लिया हो तो देखो इधर। ए प्रकार के कण जब एफसीसी संरचना बना रहे हैं तो माना जो कण एफसीसी या एचसीपी संरचना बनाए उनकी संख्या को x मानो हमेशा। माना ए प्रकार के कण बराबर x, सही है। ए प्रकार के कण x हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? अभी बताया था एफसीसी या एचसीपी संरचना में जितने कण होते हैं उनसे चतुष्फलकीय रिक्तियां दुगनी होती हैं। ए प्रकार के कण लिख रहा है एफसीसी संरचना बना रहे हैं तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी? 2x। और बी प्रकार के कण चतुष्फलकीय रिक्तियों में हैं, अतः बी प्रकार के कण भी कितने हो जाएंगे? 2x। तो हमें दोनों की काउंट मिल चुकी है ए और बी की, तो अनुपात निकाल लेना। ए अनुपात बी, ए कितना है? x, बी कितना है? 2x। x से x कट करके 1:2 आ जाएगा। मतलब ए से बी डबल है भाई। ए तो बी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, चतुष्फलकीय रिक्ति डबल ही तो है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? आता है फॉर्मूला आ जाएगा AB2। ए से बी डबल है ना, मतलब ये इसका नीचे का अंक इधर इधर इधर, तो फॉर्मूला क्या आएगा? AB2, ए से बी दुगुना है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपके लिए, आप करना उसको। ए प्रकार के कण एफसीसी संरचना बनाते हैं, बी प्रकार के कण चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में है। अब उस यौगिक का सूत्र निकालिए। इसको वीडियो को पॉज करो, खुद करो। चलो मैं करता हूं, आ जाओ। ए प्रकार के कण जब एफसीसी संरचना बना रहे हैं, बी प्रकार के कण चतुष्फलकीय रिक्तियों के 2/3 भाग में है, मतलब 2/3 भाग में है। तो वही बात, जो कण एफसीसी या एचसीपी संरचना बनाए उनकी संख्या कितनी मानी? x। माना ए प्रकार के कण कितने हो गए? x हो गए। चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी? आता है चतुष्फलकीय रिक्तियां, हमें पता है चतुष्फलकीय रिक्तियां डबल होती हैं जो कण एफसीसी संरचना या एचसीपी संरचना बनाते हैं उनसे। चतुष्फलकीय रिक्तियां हो जाएंगी 2x दुगनी। और बी प्रकार के लिख सकते हो, चूंकि बी प्रकार के कण चतुष्फलकीय हर चीज लिख सकते हो रिक्तियों के 2/3 भाग में है, अतः बी प्रकार के कण कितने हो जाएंगे? अतः बी प्रकार के कण हो जाएंगे 2x का 2/3 भाग। भाई चतुष्फलकीय 2x है, इसके 2/3 भाग में है तो 2/3 का गुणा हो जाएगा ना। मतलब बी प्रकार के कण हो गए 4x/3। फॉर्मूला निकालने के लिए अनुपात निकालो, ए अनुपात बी। ए कितने हैं? x, बी कितने हैं? 4x/3। सही है। क्या करें, दोनों और 3 का गुणा कर देते हैं, इधर भी इधर भी। इधर हो जाएगा 3x अनुपात 3 से 3 कट के 4x, x से x कट करके, तो अनुपात हो जाएगा 3:4। इसका अंक नीचे का इसके नीचे, इसका इसका नीचे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा उसका? A3B4।
ये 4 यहाँ इसके नीचे है। तो इस तरह से फॉर्मूला आप निकाल सकते हो उस यौगिक का फॉर्मूला A3B4। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बुक में देखें, आपको जरूर 1-2 क्वेश्चन इस तरह के और मिलेंगे। आप उन क्वेश्चनों को करने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है भाई, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संकुलन क्षमता। तो निविड़ संकुल संरचनाओं पर आधारित इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, पेपर में भी पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम संकुलन क्षमता। बात आई कि संकुलन क्षमता क्या होती है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं संकुलन क्षमता क्या होती है। मेरी बात सुनना फिर आगे बताना। संकुलन क्षमता ये पढ़ने वाले हैं। और ये जो संकुलन क्षमता पढ़ रहे हो आप, एकक कोष्टिका की पढ़ रहे हो। किसकी? एकक कोष्टिका की। सही है। एक बात बताओ, मान लो आपके पास एकक कोष्टिका है एक, ये मान लो कोई एकक कोष्टिका है, मानने में क्या जा रहा है? सही है। इसमें अवयवी कण जो हैं उनका आयतन 50 है। 50 सेंटीमीटर की अवयवी कणों का आयतन। सुनना मेरी बात को, ये कोई एकक कोष्टिका है, मान लो इसमें अवयवी कणों का आयतन कितना है? 50। अवयवी कणों का कुल आयतन, जो भी जितने भी अवयवी कण हैं इसमें, उनका कुल आयतन 50 है। और इस एकक कोष्टिका का आयतन 100 है। लड़का कह रहा है ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे? मैंने कि भाई इसमें रिक्तियां नहीं है क्या एकक कोष्टिका के अंदर? तो एकक कोष्टिका का तो आयतन ज्यादा होगा भाई। एकक कोष्टिका के अंदर रिक्तियां भी तो होंगी, खाली जगह, उनका आयतन कहां जाएगा? वो भी तो एकक कोष्टिका के आयतन में ऐड हो गया। तो अवयवी कण जो है उनका आयतन तो कुल आयतन 50 है और एकक कोष्टिका का आयतन 100 है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि कुल आयतन का, एकक कोष्टिका के कुल आयतन का अवयवी कणों ने कितना आयतन घेर रखा है? लड़के ने कहा आधा। भाई अवयवी कणों ने तो आधा ही आयतन घेर रखा है। भाई एकक कोष्टिका का आयतन कितना है? 100 और अवयवी कणों का आयतन है 50। तो अवयवी कणों ने कुल आयतन का कितना आयतन घेर रखा है? आधा ही तो घेर रखा है। ये ही संकुलन क्षमता है। क्लियर? तो संकुलन क्षमता क्या है? किसी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता क्या है? तो किसी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता होती है कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। किसी एकक कोष्टिका के कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन। अवयवी कणों ने जितना आयतन घेर रखा है ना कुल आयतन का, आधा, वो संकुलन क्षमता है। तो परिभाषा क्लियर कर लो। किसी एकक कोष्टिका के कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन उस एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा संकुलन क्षमता निकालने का? ये 50/100 तो होगा। फॉर्मूला हो जाएगा अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। ऊपर वाला आयतन तो है अवयवी कणों का और नीचे है एकक कोष्टिका का कुल आयतन। चाहिए? तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया, किसी भी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकालनी है तो उसके अवयवी कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। और संकुलन क्षमता आपको अगर परसेंट में निकालनी है तो 100 का गुना कर दोगे, परसेंट में आएगी। जैसे आधा है तो 100 का गुना करने पर कितने परसेंट आ जाएगी? 50%। अगर प्रतिशत में निकालनी है तो 100। तो फॉर्मूला क्लियर कर लो संकुलन क्षमता का, अवयवी कणों का आयतन बटे कुल आयतन गुना 100%। अगर संकुलन क्षमता आपको 100% में निकालनी है तो संकुलन क्षमता की परिभाषा क्लियर। किसी एकक कोष्टिका के कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन उस एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कहलाती है।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ये ज्ञात करेंगे कि कितनी होगी। पहले क्लियर कर लो। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है। एकक कोष्टिका घनीय है। घनीय का मतलब समझ गए होंगे अब तो। A बराबर B बराबर C अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। दूसरी बात, फलक केंद्रित घनीय है, इसका मतलब अवयवी कण सभी कोनों पर और सभी फलकों के मध्य में विद्यमान है। इसकी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकालनी है। क्लियर? एक बार बताओ, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कण कितने हैं? पहले बता चुका हूं, आद्य घनीय एकक कोष्टिका में एक कण होता है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में याद आ जाए तो आपको ज्यादा बेहतर है। अवयवी कण सभी कोनों पर विद्यमान है, तो कोनों पर प्रत्येक कोनिक कण का 1/8 भाग, कोनों पर एक कण और सभी फलकों के मध्य में है, तो 3 कण। ये टोटल कण कितने? 4। इनका 1/2 भाग। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल अवयवी कण कितने हैं? 4। सही है? इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में कुल कण बराबर 4। सही है? कुल कण 4 है और प्रत्येक कण को आप r त्रिज्या का गोला मान सकते हैं। माना प्रत्येक कण r त्रिज्या का गोला है। गोला मानना पड़ेगा। अतः प्रत्येक कण का आयतन कितना हो गया? लड़के ने कहा प्रत्येक कण को जब हम r त्रिज्या का गोला मार रहे हैं तो प्रत्येक कण का आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब। सही है क्या? गोले का आयतन। तो कणों का कुल आयतन कितना हो गया? कण कुल कितने हैं? 4। तो कणों का कुल आयतन हो गया 4 × 4/3 पाई r क्यूब। भाई आप संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं, उस एकक कोष्टिका में उपस्थित कणों का कुल आयतन चाहिए। बटे क्या होगा? एकक कोष्टिका का आयतन। सही है? एकक कोष्टिका का आयतन कितना होगा? एकक कोष्टिका घनी है और उसकी भुजा, घन की भुजा की लंबाई आप a मान लो। चलो, तो एकक कोष्टिका का आयतन a क्यों नहीं हो जाएगा क्या? भाई संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या है? कणों का आयतन बटे एकक कोष्टिका का आयतन, कुल आयतन। तो एकक कोष्टिका का आयतन तो भुजा की होगा ना, घन है ना, ये घनीय एकक कोष्टिका है, निकल जाएगी। तो लड़का कह रहा है बहुत सिंपल है, ऐसा कर दो। मैंने की क्या? घनीय एकक कोष्टिका की आपको संकुलन क्षमता निकालनी है, तो अवयवी कणों का आयतन ये आ गया बटे कुल आयतन। घनीय एकक कोष्टिका है, भुजा की लंबाई a है, तो a क्यों? ये आ गया आंसर। मैंने कि नहीं, अभी नहीं हुआ। आपको बेटा a और r में संबंध चाहिए। a है घन की भुजा या घनीय एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, किनारा ही तो घन होता है, और r, इसमें संबंध चाहिए। क्यों चाहिए? जैसे मान लो a बराबर 2r है, तो यहां पर मैं इसको a की जगह 2r रखने पर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? r3 से r3 कट के ये पूरा सॉल्व। तो हमें तुम समझ गए होंगे क्या करना है। ऐसे नहीं करना, हमको इस जो ये घनीय एकक कोष्टिका है इसमें a और r में रिलेशन चाहिए। जब ये हम पर संकुलन क्षमता निकलेगी तो a और r में रिलेशन की तैयारी करते हैं। सही है? देखो एक बात और सुनो, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका जो होती है, यह बना ही देता हूं, ये फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका
इसमें अवयवी कण सभी कोणों पर है ना, और सभी फलकों के मध्य में। तो देखो इसमें ये मैं इसको पूरा कण बनाता हूं ना, इसमें ढंग से सुनना मेरी बात को। मैंने ये क्या बनाया है, मेरी बात को सुनो। फलक यानी घने के कोष्टिका में अवयवी कण सभी कोणों पर और सभी फलकों के बीच में होते हैं। तो जो फलक के बीच का कण होता है ये चारों कोणों के कणों को स्पर्श करता है। फलक केंद्रित घने का कोष्टिका में किसी फलक के मध्य का कण उस फलक के चारों कोणों पर उपस्थित कणों को स्पर्श करता है। समझो, चार बॉल है, उनके बीच में एक बॉल, चार बॉलों के बीच में एक बॉल फंसाओगे तो वो चारों बॉलों को स्पर्श नहीं करेगी, क्या करेगी? तो फलक केंद्रित घने के कोष्टिका में फलक के बीच का कण उसके चारों कोणों के कणों को स्पर्श करता है। क्लियर? अब बात को समझ जाओ तो फिर तो मैं इसमें एक त्रिभुज बनाता हूं, ढंग से लिखो। तो मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूं, एक त्रिभुज बन जाएगा आपके सामने, ए बी और सी। एबीसी त्रिभुज दिख रहा होगा। क्लियर? अच्छा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 का कोण है। तो घनी एक निबिड़ समकोण संरचना है, सारे कोण 90 हैं। इसमें आप क्या एसी की लंबाई बता सकते हो? लड़का ने कहा AC बराबर 4R है। मैंने कैसे कहा? डायग्राम से। डायग्राम से कहा। मैंने कैसे कहा? अरे जब यार ये कण इन दोनों कणों को स्पर्श कर रहा है तो AC 4R ही तो होगा। यहाँ इस गोले के केंद्र से इस गोले के केंद्र तक की दूरी 4R नहीं होगी क्या? अरे प्रत्येक गोले की त्रिज्या R है, तो आधार 2R और R 4R। क्लियर? AC बराबर कितना आएगा? 4R। और मैं की एक पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय से करो, त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC लंबाई करने ना, सही है। AB कितना है? घन के आभास थोड़ी देर पहले कहा था, किनारे की लंबाई, भुजा की लंबाई A। तो AB A हो जाएगी, A स्क्वायर प्लस BC भी A हो जाएगी, ये भी तो किनारा है। और घन में सभी किनारे बराबर होते हैं। ABC बराबर 2A स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? √2A। समीकरण 2। तो आपको AC के दो संबंध मान मिल गए। समीकरण 1/2 से क्या आ जाएगा आपके पास? √2A बराबर 4R आ जाएगा क्या? तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 4R बाई √2। समीकरण नंबर 3। तो आपको A और R में संबंध मिल चुका है। ये रहा √2A बराबर 4R। ये याद करना था ना आपको, तो आपके पास आ गया। देख लो ढंग से, A बराबर 4R बाई √2 आ गया। अब आप निकाल सकते हो संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगाओ, लिख सकते हो। अवयवी कणों का आयतन 4 गुना 4/3 πr क्यूब बटे कुल आयतन या एक कोष्टिका का आयतन A क्यूब। A का मान रख सकते हो समीकरण 3 से। तो क्या बन जाएगा? 4 × 4/3 πr क्यूब बटे A का मान आ जाएगा 4R बाई √2 की पावर कितनी? 3। सही है। मैंने A का मान रख दिया ना, समीकरण 3 से सॉल्व हो जाएगा। ये आएगा 0.74, या इसको बोल सकता हूँ 74%। अगर परसेंट में कहूँ तो 100 का गुना हो जाएगा ना। ढंग से देख लो मैंने क्या किया भाई। मैं सिंपल बात कहता हूँ ना, संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला क्या है? संकुलन क्षमता निकालने का फॉर्मूला है अवयवी कणों का आयतन बटे कुल आयतन। अब मुझे A और R में संबंध निकालना है, इसलिए मैंने ये किया है। भाई
हमको पता है इसमें त्रिभुज मान लिया, AC है जो 4R है, और पाइथागोरस पर में से भी AC निकाल लिया जिसका मान √2a आया। तो A और R में मुझे रिलेशन मिल गया, A का मान मैंने यहाँ पर रख करके सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 0.74 या 74%। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। अगली क्लास में हम और भी एकक कोष्टिकाओं की, ये तो केवल फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात की है। नेक्स्ट क्लास में हम अंतः केंद्रित घनीय निबिड़ संकुल संरचना की भी एकक कोष्टिका ज्ञात, भी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, और आद्य घनीय एकक कोष्टिका की भी संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। इस एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 74% है, मतलब कुल आयतन का अवयवी कणों ने 74% आयतन घेर रखा है, 26% आयतन खाली जगह उन्हें घेर रखा है, रिक्त है। भाई संकुलन क्षमता होती है कुल आयतन का अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, 74% है, मतलब 26% खाली जगह है इसमें। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आप समझ गए होंगे, मैं लिख तो देता हूं। हम याद करेंगे इसी तरह अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। ठीक है भाई स्टूडेंट, अब अगली क्लास में मिलते हैं। गुड लक।